Hey guys, what's up? So many of you were requesting कि सर H1B वीज़ा जो इशू चल रहा है उसके ऊपर आप एक्सप्लेन करो, थोड़ा बता दो. So in this lesson we'll talk about the entire H1B visa issue. What is it? What does Donald Trump wants to change in it? और इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है उससे रिलेटेड. ठीक है. So ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. ये 45th प्रेसिडेंट है और उन्होंने कुछ चेंजेस लाने की बात करी है. सो लेट्स सी. So the entire issue will be revolving around the H1B visa. What is it and everything related to it. So basically, what is a visa? So visa is a conditional authorization granted by a country to a foreigner, allowing them to enter and temporarily remain within or to leave that country. So basically, it is a condition पे आपको एक entry दी जाती है by a country to a foreigner. Foreigner मतलब जो citizen नहीं है. Citizen होगा तो उसको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. So that you can enter and temporarily stay there. या फिर आप छोड़ भी सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है. सो देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वीज़ा इन यूएसए. वन इज़ द नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, जैसे टेम्प्रेरी विजिट होती हैं, टूरिज्म, बिजनेस, वर्क, स्टडिंग. और दूसरा होता है इमिग्रेंट वीज़ा, फॉर पीपल टू इमिग्रेट टू द यूनाइटेड स्टेट्स. ये दो कैटेगरी होती हैं. तो जो H1B वीज़ा है दैट इज़ अ टाइप ऑफ अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, क्योंकि आप वहाँ पे बिजनेस के लिए या काम करने के लिए जा रहे हो. आप समझ रहे हो, इट इज़ एन एम्प्लॉई. सो लेट्स सी नाउ. So H1B visa is a non-immigrant visa. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, इट इज़ अंडर द इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. सो ये क्या करता है, इट अलाउज यूएस एम्प्लॉयर्स टू टेम्परेरीली एम्प्लॉय फॉरेन वर्कर्स इन स्पेशलिटी ऑक्यूपेशंस. ठीक है. सो द की वर्ड हेयर इज टेम्परेरी. यूएस एम्प्लॉयर्स कैन एम्प्लॉय जो दूसरे देश के जो वर्कर्स हैं, फॉरेन वर्कर्स हैं, उनको टेम्परेरीली एम्प्लॉय कर सकता है, बट द कंडीशन इज स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन. सो द रेगुलेशन डिफाइंस स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन क्या होती है, एज रिक्वायरिंग थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड नॉलेज इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू बायोटेक, केमिस्ट्री, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, मैथ्स, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, मेडिसिन, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ, अकाउंटिंग, बिजनेस स्पेशलिटीज, थियोलॉजी, आर्ट्स. सो ये सब डिफाइन करता है कि इनमें अगर आपकी है, बट इट इज़ नॉट लिमिटेड टू देम. और वो चाहता है कि आपको मिनिमम एक बैचलर डिग्री तो हो आपके पास. सो रिक्वायरिंग आइदर अ बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट ऑफ इट. अब इसका एक एक्सेप्शन भी है जो पूछ सकते हैं यूपीएससी में, दैट इज़ फैशन मॉडल्स. फैशन मॉडल्स को बैचलर डिग्री नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा, बट दे शुड बी डिस्टिंग्विश्ड मेरिट एंड एबिलिटी पे आने चाहिए. सो इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड तो उसका एटलीस्ट बैचलर डिग्री होना चाहिए एंड इट्स इक्विवेलेंट स्टेट लाइसेंस होना चाहिए. सो H1B वर्क ऑथराइजेशन इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू एम्प्लॉयमेंट बाय द स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉई. ऐसे नहीं कि कोई भी कर सकता है. तो क्या हुआ कि अगर आप बाहर गए और वहाँ पे आपने नौकरी छोड़ दी या फिर आपको निकाल दिया गया है बाय द स्पॉन्सरिंग एम्प्लॉयर, तो द वर्कर जो कि आप होगे मस्ट आइदर अप्लाई फॉर एंड बी ग्रांटेड अ चेंज ऑफ स्टेटस टू अनदर नॉन इमिग्रेंट स्टेटस, या फिर यू फाइंड अनदर एम्प्लॉयर, बट दैट विल बी सब्जेक्ट टू एप्लीकेशन फॉर एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस एंड और चेंज ऑफ वीज़ा. अगर आपको अनदर एम्प्लॉयर नहीं मिलता है तो यू हैव टू लीव द यूनाइटेड स्टेट्स. तो इसका क्या मतलब है कि यू शुड चेंज द वीज़ा, दैट इज यू चेंज योर नॉन इमिग्रेंट स्टेटस एंड इट शुड बी ग्रांटेड. सेकेंड इज यू कैन फाइंड अनदर एम्प्लॉयर बट सब्जेक्ट टू कंडीशंस. जब फिर अगर ये दोनों में से कुछ नहीं होता देन यू हैव टू लीव द यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है. सो द नंबर ऑफ फॉरेन नेशनल्स, अभी कैपिंग की बात करते हैं. सो द नंबर ऑफ फॉरेन नेशनल्स हु मे बी इशूड अ वीज़ा और अदरवाइज प्रोवाइडेड H1B स्टेटस ईच ईयर, इट इज़ कैप्ड एट 65,000. ठीक है. एंड देर आर लॉज विच एग्जाम्प्ट अप टू 20,000 फॉरेन नेशनल्स होल्डिंग अ मास्टर्स और हायर डिग्री फ्रॉम यूएस यूनिवर्सिटीज़. तो 65 + 20 85, तो यही हो गया. उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पशंस हैं, बहुत सारे रोल ओवर्स हैं. तो इससे ये पता चलता है कि द नंबर ऑफ H1B वीज़ा इशूड ईच ईयर ये बहुत ज़्यादा है. इट इज़ सिग्निफिकेंटली मोर देन द 65,000 कैप with 1,35,991 issued in 2012. And H1B visa applications are accepted no more than 6 months in advance of the requested start date. अब एक लॉटरी सिस्टम भी होता है. सो अंडर लॉटरी सिस्टम ईच ईयर ऑन 1st April the H1B season commences for the following year and employment authorizations are granted on October 1. सो व्हेन इनफ जब कैप हो जाती है, कैप सब्जेक्टेड एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा रिसीव हो जाती हैं, तो देर इज़ अ रैंडम सिलेक्शन प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज H1B लॉटरी. अब किसी की लगती है, किसी की नहीं लगती. सो H1B वीज़ा इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी डुअल इंटेंट वीज़ा. इसका मतलब होता है
कि it is considered to path to permanent residency. So although H1B visa is a non-immigrant visa, it is one of the few temporary visa categories which is also recognized as dual intent. Dual intent is a United States immigration law का concept है. It generally refers to the fact that certain US visas allows foreigner to be temporarily present in the USA with lawful status and immigrant intent. So this allows those visa holders, particularly H1B professionals, to enter the USA while they simultaneously seek lawful permanent resident status, green card status at a port of entry. तो आप समझ रहे हो. सो ये जो है, सो दिस इज अ पाथ टू योर परमानेंट रेजिडेंसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स. सो दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड डुअल इंटेंट. डुअल इंटेंट का मतलब हुआ कि एक तो आप काम कर रहे हो और दूसरा परमानेंट रेजिडेंसी के भी बात कर रहे हो. देन लास्ट पॉइंट इज डिपेंडेंट्स. सो H1B वीजा होल्डर्स कैन ब्रिंग इमीडिएट फैमिली मेंबर्स. इमीडिएट फैमिली कौन होती है? आपका हस्बैंड स्लैश वाइफ विच इज कॉल्ड एज स्पाउस, और आपके बच्चे अंडर 21 टू द यूएसए अंडर द H4 वीजा कैटेगरी एज डिपेंडेंट्स. सो H4 क्या होता है? सो H4 वीजा होल्डर H1B का इमीडिएट फैमिली मेंबर होता है जब तक H1B का लीगल स्टेटस मेंटेन है. H4 का जो बंदा है, यानी कि आपके बीवी बच्चे या आपका हस्बैंड बच्चे, दे कैन कम टू द यूनाइटेड स्टेट्स, दे कैन स्टे विद यू. और जो H4 वीजा होल्डर है वो स्कूल अटेंड कर सकता है, वो ड्राइवर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है, दे कैन ओपन अ बैंक अकाउंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब देखते हैं कि इन सर जो पॉलिसी है इसका अभी तक जो इन्होंने क्रिटिसिज्म किया है वो क्या है. सो दे से कि द प्रोग्राम वाज इंटेंडेड टू सर्व द एम्प्लॉयर्स हु कुड नॉट फाइंड द स्किल्ड वर्कर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. ये ऐसा प्रोग्राम की इंटेंशन थी. लेकिन मोस्ट पीपल बिलीव दैट एम्प्लॉयर्स आर सपोज्ड टू रिक्रूट अमेरिकन बिफोर द पेटिशन फॉर एन H1B वर्कर. कि भाई पहले आप अमेरिका में तो ट्राई करो, उसके बाद आप बाहर देखना. लेकिन अंडर द लॉ most employers are not required to prove to the Department of Labor that they tried to find an American to fill the job first. इसका मतलब है कि जितने भी आपके एम्प्लॉयर है, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, TCS, इनको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि पहले हमने यूनाइटेड स्टेट्स में देखा साहब वहां पे नहीं मिला इसलिए हम बाहर जा रहे हैं. And if there is an equally or even better qualified US worker available, the company does not have to offer him or her the job. ठीक है, तो आप समझ में आ रही है बात, क्योंकि उसकी वेज ज़्यादा होगी. सो ओवर द ईयर्स द प्रोग्राम हैज़ बिकम अ गवर्नमेंट असिस्टेड वे फॉर एम्प्लॉयर्स टू ब्रिंग इन चीपर फॉरेन लेबर, एंड नाउ इट अपीयर्स दीज फॉरेन वर्कर्स लाइक टेक ओवर द US फोर्स. तो वो कॉम्प्लीमेंट करने की बजाय दे आर टेकिंग ओवर द यूनाइटेड स्टेट्स का वर्क फोर्स. और इनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा होती है, 1 लाख डॉलर्स होती हैं. सो दे आर लाइक रिप्लेसिंग वेरी हाई क्वालिटी जॉब्स. सो बेसिकली चीपर फॉरेन लेबर लीड्स टू वेज डिप्रेशन. नाउ आउटसोर्सिंग की बात करते हैं. तो H1B वीज़ा प्रोग्राम इज परसीव्ड टू बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द US वर्कफोर्स. आउटसोर्सिंग फर्म्स लाइक मैनी बेस्ड इन इंडिया आर मेजर यूजर्स ऑफ H1B वीज़ा. तो वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं एम्प्लॉयर के साथ एंड ऑफर्स टू परफॉर्म टेक्निकल सर्विसेज. नाउ दिस फर्म विल गेट द एडवांटेज ऑफ हायरिंग चीपर लेबर और गेटिंग द वर्क डन एट लोअर कॉस्ट. इसमें क्या होगा कि जो एम्प्लॉयर होगा दैट विल हायर द कॉन्ट्रैक्टर एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स ओन एम्प्लॉयज. ठीक है, तो जो आउटसोर्सिंग फर्म होगी वो परफॉर्म कर देगी अपना काम. सो स्टैट्स शोज दैट इंडियन फर्म्स ऑफ इन्फोसिस एंड TCS आर द मेजर यूजर्स ऑफ H1B वीज़ा. अब ये USA के लोगों को पसंद नहीं आ रहा. देन एब्सेंस ऑफ लेबर शॉर्टेजेस. सो क्रिटिक्स ने बोला है कि देर इज नो शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड अमेरिकन सिटीजन टू फिल अमेरिकन कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स. आप समझ रहे हो, बट उनकी वेज ज़्यादा होती है. सो दे आर क्रिटिसाइजिंग H1B प्रोग्राम because it lacks in effectiveness. Critics have also argued that in some years, the number of foreign programmers and engineers imported, they outnumbered the number of jobs created by the industry. So obviously US citizens को नहीं मिल पाएगा. So essentially H1B visa program, it has become a front for the companies that wants to hire relatively inexpensive foreign guest workers according to the critics. So basically एक तरह से सब्सिडी हो गई. It is an implicit subsidy to the firms and there have been complaints of bias against the firms discriminating against the US workers and favoring the cheaper overseas labor. So these are the major criticism done by the USA. Now wage depression क्या होता है? It is a chronic complaint that H1B workers are paid significantly less than US workers. ठीक है, so workers being made to work overtime is also a major problem. अब इंडियन वहाँ पे जाएगा तो ऑब्वियसली उसकी सैलरी कम होगी एज कम्पेयर टू USA, क्योंकि अगर सैलरी बराबर होगी तो US वाले को ही हायर कर लेंगे, क्योंकि assuming कि the talent is equal. But it has also been found to have caused greater production efficiency. It lowered the price of IT products and it causes the substantial profit to the firm. Obviously अगर आप सैलरी कम दे रहे हो तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा. Now let us see
द रिफॉर्म प्रपोजल्स गिवन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। तो 2016 का जो इलेक्शन था उसमें इमिग्रेशन सिस्टम और एंटी ग्लोबलाइजेशन वर एट द सेंटर ऑफ द डिबेट। नाउ डोनाल्ड ट्रम्प टुक अ स्टैंड टू पॉज एंड रीराइट द H1B सिस्टम। तो रिफॉर्म के बेसिकली दो पार्ट हैं। सबसे पहले कैपिंग को कम कर दो तो ताकि लोग कम आ पाएँ। सो रिड्यूस द नंबर ऑफ H1B वीज़ा कैप। दिस वुड मीन दैट लेसर नंबर ऑफ वर्कर्स वुड बी एबल टू obtain H1B वीज़ा। ओके साहब। सेकेंड पॉइंट इज डबल द मिनिमम वेज, उससे और कम हो जाएगा। अभी $60,000 है। $60,000 का मतलब हो गया आपका करीब करीब मैं बताऊं तो 30 से 40 लाख रुपए के बीच में, डिपेंडिंग ऑन दी डॉलर्स वैल्यू। ठीक है। सो यू हैव टू डबल द मिनिमम वेज फ्रॉम $60,000 टू $1,30,000। अब $1,30,000 का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए। ठीक है। तो उतना ज़्यादा अगर आपका है तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग एंटर नहीं कर पाएंगे उस केस में, मतलब इट इज़ वर्चुअली इम्पॉसिबल। सो अंडर द हाई स्किल्ड इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस एक्ट ऑफ 2017। अब समझ में आ रहा है इशू आपको क्या है। इतनी ज़्यादा आप कर दोगे तो मतलब जो काफ़ी कम हो जाएगी एंट्री। सो बिल ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट एम्प्लॉयर फर्स्ट ऑफर अ वेकेंट पोजीशन टू एन इक्वली और बेटर क्वालिफाइड अमेरिकन वर्कर बिफोर लुकिंग फॉर एन H1B वीज़ा होल्डर। कंपनियाँ चाहती नहीं है, कंपनियाँ तो ये चाहती हैं साहब कि कोई दिक्कत ही ना हो। हम तो चाहते हैं कि डायरेक्टली इंडियंस हायर हो, क्योंकि आप देखोगे तो ये जो इंडियंस हायर होते हैं दे राइज अप इन हायरार्की एंड दे एंड अप बिकमिंग CEOs ऑफ द कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया, they also like Nokia is obviously not an US company but now it has been acquired by one. Then there is Google। मतलब आप देखोगे कितनी सारी कंपनियां हैं जिसके इंडियन CEOs हैं। So the action is described as a measure to curb outsourcing abuse, as now the employer will have to provide the minimum wage close to the average wage if an American was employed. ठीक है। So this will reduce the abuse of the H1B visa and it will prevent companies from discriminating against American workers. लेकिन अब दिक्कत क्या होगी, इट विल सीवियरली हर्ट द इंडियन IT फर्म्स जो कि सस्ते में एम्प्लॉयज़ को लाती थी जो इक्वली केपेबल थे। अब इनमें कौन सी कंपनियों के नाम है मैं नाम लेता हूँ। इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गई। दे वर द मेजर यूजर्स ऑफ द सिस्टम। इंडियन सेंड द हाइएस्ट नंबर ऑफ टेम्पररी वर्कर्स टू द USA हु मोस्टली वर्क फॉर टेक कंपनीज। NASSCOM, it estimates कि Indian working through H1B visa and L1 visas they contribute $1 billion B मतलब 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए एनुअली टू द USA को। तो अब ये तो रिफॉर्म प्रपोजल्स हैं, देखते हैं। सो द एक्ट का नाम पूछ सकते हैं, वो याद कर लेना, हाई स्किल्ड इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस एक्ट ऑफ 2017। So finally, what is India's response? India has alleged that the USA is violating its obligation under GATS। अभी GATS क्या होता है? General Agreement on Trade and Services, which is also called as GATS, which is a binding agreement for all the WTO member countries as well as the GATS annex on movement of natural persons supplying services। ठीक है। उसका मतलब है इट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट और बिटवीन non-US सर्विस प्रोवाइडर्स। बट इंडिया बोल रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो बिटवीन non-US सर्विस प्रोवाइडर्स एंड US सर्विस प्रोवाइडर्स। So this is a very valid criticism done by India, and this appears to be the first time a WTO member has formally filed a dispute challenging the immigration laws of another member as a violation of GATS। तो आप समझ रहे हो कितनी बड़ी बात हो गई। So that is why India does not like it. So India has formally registered its protest कि भाई आप गलत कर रहे हो, आप वायलेट कर रहे हो GATS को, दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, क्योंकि आप non-US सर्विस प्रोवाइडर्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। ऑल्सो एनेक्चर ऑफ GATS दैट इज मूवमेंट ऑफ नेचुरल पर्सन सप्लाइंग सर्विसेज, उसके अगेंस्ट भी आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। सो ये सारा इश्यूज था। अगर कोई रीसेंट डेवलपमेंट होगा तो मैं आपके पास ज़रूर पहुंचाऊंगा उसको। इफ़ यू वांट मी टू मेक एनी अदर लेसन लेट मी नो, आप बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। हैव एन ऑसम डे।